आज हम लोग क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 8 डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग जाने थे किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसके अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। बहुत प्यारा सा फार्मूला आया था आप सभी के लिए। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग फार्मूला, तो जिन्होंने लेक्चर को लिया था। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरी बात गाइस, आप लोगों को पिछले क्लास का सीट वगैरह पीडीएफ वगैरह सभी को तो प्राप्त हो गई होगी। जहाँ पर भी आप लोग जुड़े होंगे एप्लीकेशन यानी अल्फा इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पर जुड़े होंगे तो वहाँ पर भी प्राप्त हो गई होगी। साथ में अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिल गया होगा। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में तो आप लोगों को मैं अपलोड कर ही दिया था, ठीक है। तो मैं जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता दूं, देखिए क्लासेज यहाँ पर डेली होती हैं सोमवार से शुक्रवार तक। साथ में मैं डेली क्लासेस का आपको पीडीएफ देता हूँ, शीट देता हूँ, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं और जो मैं क्लासेज में पढ़ाता हूँ उसका हैंड रिटेन नोट्स होता है। लास्ट में मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया करता हूँ और ये सभी चीज़ें आपको एकदम फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। और एप्लीकेशन पर यानी अल्फा इंस्टीट्यूट का एक ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ के साथ में अन्य बुक और पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहा हूं। अभी अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगा। साथ में जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं वहां पर आपका असाइनमेंट टेस्ट लूंगा, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर जो आप सभी के लिए एकदम फ्री में बैच चल रहा है, बैच का नाम है कुलाम बैच और उसका कोड है ALPHA स्मॉल अल्फा 22PHY। ये आपका बैच कोड है। इस बैच कोड को ज्वाइन वहाँ पे ऐड करके मेरे पास रिक्वेस्ट भेज दीजिए। आप सभी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके हम आपको बैच में ज्वाइन कर देंगे। वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्टेड रहोगे। साथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई लेक्चर में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो टेलीग्राम पर कॉल वगैरह करके आप पूछ लिया करिए, ठीक है। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बताना जरूरी होता है कुछ, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट होते हैं वे डेली पूछा करते हैं। हाँ, ये भी मुझे बताना है आप लोगों को, अगर आप लोग बैच में ज्वाइन नहीं हो पाते हो तो आपको करना क्या है। मेरा नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आप लोग कॉल कर लेना, ठीक है। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कर देना कि सर मैं बैच में ज्वाइन होना चाहता हूँ, गुलाम बैच में, या चाहती हूँ सर मुझे बताइए, ठीक है। तो टीम जो है मेरी, वह टीम आपको कॉल करेगी, आपको गाइडेंस करेगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लोगे आराम से, और कैसे ज्वाइन होना है ये भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। ज्वाइन होके पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, मेहनत के साथ में पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, बोर्ड में अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नए स्टूडेंट को बताना जरूरी होता है E = क्या होता है अच्छी स्थिति में। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी लोग, ठीक है। कमेंट किया करो, इससे क्या होगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। आज निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति में। तो हेडिंग कर लीजिए, निरक्षीय स्थिति में निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है। देखिए क्या होता है अच्छी स्थिति, क्या होता है निरक्षीय स्थिति, इसे समझते हैं। देखिए कोई भी आपका ऐसे मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है, +Q -Q। मैंने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिणाम के विपरीत आवेश अगर अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो आवेश के परिणाम तथा दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका सदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है कुलाम × मीटर या फिर डिवाई, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको मैंने बताया था लेक्चर नंबर 7 में, ठीक है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अगर इसी के दिशा में कोई बिंदु P यहाँ पर स्थित हो, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो ये अच्छी स्थिति कहलाती है। सिमिलरली अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कोई भी वैद्युत द्विध्रुव रखा है +Q -Q, इसके ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसे कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में समझ में आया कि नहीं अंतर? ये होता है आपका निरक्षीय स्थिति भैया साहब, ये होती है अच्छी स्थिति। खोपड़ी में दर्ज हुआ, दर्ज किया जाए अपने खोपड़ी में, सभी लोग दर्ज करें सभी अपने खोपड़ी में इस पॉइंट को। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अच्छी स्थिति में मैंने आपको निकाल कर बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ ये होता है। मैंने आपको कल बताया था निकाल कर, और काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में सही भी कमेंट किए हैं। अच्छी स्थिति में क्या होता है ये मुझे आपको आज कराना है, ठीक है। आइए करते हैं इसको डेरिवेट, ठीक है। आइए, घबराना नहीं है, चीज़ें समझ में आएंगी। ये आपका फिजिक्स का दूसरा डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव है ये, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट है। पॉइंट यहाँ पर -q आवेश रखा गया है, यहाँ पे +q आवेश रखा गया है, ठीक है। इस ए बी के कारण एक पॉइंट P यहाँ पर स्थित है भाई साहब। इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये पॉइंट P, ये जो वैद्युत द्विध्रुव इसकी 2D लंबाई है। क्या लंबाई है भाई साहब, 2D लंबाई है। चीज़ें आपको समझ में आएंगी, परेशान नहीं होना है। 2D लंबाई है। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, इसका मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु से P बिंदु है जिसकी दूरी क्या है, मध्य बिंदु से P बिंदु है जिसकी दूरी R है। इसी R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही पॉइंट है आपका। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ए बी, यहाँ पे 2 आवेश है +q -q, और इनके बीच की दूरी 2D है। और इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपने जाना इसका मध्य बिंदु O है, मतलब ये दूरी आपका D है और ये भी दूरी D है। समझ में आया इतना, किसी को दिक्कत नहीं है। एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, ठीक है, -q +q रखा गया है। इनके बीच की दूरी 2D है और मध्य बिंदु O से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये कहानी समझ में आई आप लोगों को। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बात को समझिएगा सभी लोग, कि यह -q है। मैंने आपको कल बताया था, कोई अगर -q हो, कोई +q, क्या बताया था मैंने, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कल मैंने आपको बताया था ना, कमेंट करो सभी लोग, करो कमेंट, मैं बता दूं, फिर से बता दूं। देखिए +q को देखते ही भागता है विद्युत क्षेत्र दूर, -q को देखते हुए इसके पास जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। ये +q है, सॉरी ये -q है और ये +q है। +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे देखिए, इसको एक मिनट इसको हम ठीक से मिलाने नहीं दीजिए, ठीक है। बिंदु P, देखिए ये -q यहाँ पर है और ये +q है, ठीक है। अब देखिए इसको हम इससे इसे मिटा दें, डॉटेड लाइन से दर्शाया जाता है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से हो गया, यहाँ पर भी ये देखिए, ये डॉटेड लाइन से हो गया। देखिए ये आपका A बिंदु है, ये B बिंदु है। A बिंदु पर क्या रखा गया आपका, A बिंदु पर क्या रखा गया, इसको अच्छे से लिख देते हैं, -q रखा गया है। बिंदु B बिंदु पर क्या रखा गया है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, परेशान मत होना, पहले फिगर ही समझो। यहाँ पर क्या रखा गया है, +q रखा गया है, ठीक है। अब इतने पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं, लिखने से क्या होगी, चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। आइए लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है जिस पर Q आवेश है, ठीक है, जिसकी लंबाई थोड़ी सी बात लिखनी होती है क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आए और आपको भी समझ में आए। जिसकी लंबाई क्या है, 2D है, इसकी लंबाई क्या है, 2D है, ठीक है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित, यानी ये दूरी जो है आपकी, ये r है, ठीक है। इस r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर आपकी क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे, नहीं समझ में आ रहा है, परेशान मत होना सभी लोग, आगे देखना, समझ में आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, लास्ट तक देखना, समझ में आएगा, ठीक है। इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग, इधर ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग। इधर देखिए, आपके सामने माइनस क्यू आवेश है, आपके सामने प्लस क्यू आवेश है। मैंने आपको बताया अगर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, प्लस क्यू से दूर होती है। मैंने आपको बताया था ना, प्लस क्यू होता है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर जाती है, मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि नहीं, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू से दूर जाती है, ये आपको मैंने बताया था। बताइए कमेंट बॉक्स में, सीधे कमेंट करके, बताया था ना। तो और ये माइनस क्यू होता है तो क्या होती है, इसके पास आती है। बस यही कंसेप्ट है आपके पास, यही कंसेप्ट अच्छी स्थिति में भी था और यही कंसेप्ट निरक्षी स्थिति में भी है। देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यू है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सीधे माइनस क्यू की ओर आएगी। एक मिनट, इस तरह से माइनस क्यू की ओर ही आएगी। ये E1 है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण इसकी इस बिंदु से दूर जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस प्लस क्यू के कारण इसकी इस बिंदु से क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगी, यानी E2 इससे दूर जाएगी, और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पास आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी बात आती है कक्षा 11th में। 11th में आपके चैप्टर में एक वेक्टर सब्जेक्ट रहा था, यानी वेक्टर चैप्टर था, यानी आपके सब्जेक्ट में एक वेक्टर चैप्टर था ना। आप लोगों ने पढ़ाई किया नहीं किया, कुछ लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स में सब चैप्टर में था, बुक में था, सर ने पढ़ाया लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, ये प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ पे रटनी पड़ेगी। वैसे मैं समझाऊंगा, समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट लेना। रट्टाबाद जिंदाबाद, रट्टाबाद जिंदाबाद, ठीक है। आइए देखते हैं क्या समझना है। आइए इसको हम रब करते हैं, इसको हमने रब कर दिया, ठीक है। ये आपके सामने मैंने वहां पर आपको क्या बताया था, अगर देखिए 11th में क्या आप लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई इस तरह से होता है, ये इस तरह से कोई होता है, अगर इसका परिणामी ज्ञात करना होता है, मान लीजिए इसका परिणामी ज्ञात करना है, तो यहाँ से ये अगर कोण थीटा है तो क्या होगा, इसके पास वाला जो होता है इसको कहते हैं ई साइन थीटा, ई कास थीटा। इससे के दूर वाला अगर इसका वैल्यू ए है, मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसको कहेंगे ए कास थीटा, इससे दूर वाले को कहेंगे ए साइन थीटा। ये आपने पढ़ा था ना, नहीं समझ में आया फिर से समझिए इस पॉइंट को सभी लोग, मैं उसे शीट में भी दिया हूँ। देखिए क्या है, मैंने आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई इस तरह से है, यहाँ पर ये आपका वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए के पास वाला कोण ये थीटा, इसे कहेंगे ई ए कास थीटा, इससे दूर वाला कोण ये ए, ये इसको कहेंगे ए साइन थीटा, इसे क्या कहेंगे ए साइन थीटा, इसे कहेंगे ए कास थीटा, दूर वाले को कहेंगे ए साइन थीटा। बात समझना, पास वाले को एक कास थीटा कहेंगे, दूर वाले को ए साइन थीटा कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी होने वाला है, यहाँ पर भी होने वाला है। देखिए कैसे इसको हम रब कर दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो रट लेना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा रटने का तरीका। देखिए ये है दो आपका, पहले समझा रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो रटने का तरीका बताऊंगा। ये है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परिणामी जो है ये निकल कर आएगा, ये वाला ये निकल कर आएगा, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे इस तरह से बांटते हैं, ठीक है, इस तरह से नीचे ऊपर बांटते हैं, नीचे ये इस तरह से बांट गया, ठीक है। अब क्या है, देखिए ये कोण आपका अगर थीटा था, ये कोण आपका थीटा था, तो ये भी कोण आपका थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। नहीं समझ में आया कैसे थीटा है तो मत समझिए, चीजें बस देखिए आप लोग, अंतिम में मैं आपको बताऊंगा रटना कैसे, ठीक है, याद कैसे करना है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, इसके पास वाला कोण ये क्या हो जाएगा, E1 कास थीटा, ये मैंने आपको बताया था। इसी तरह से इसके पास वाला ये क्या हो जाएगा, E2 कास थीटा, ठीक है। इससे दूर वाला, इस थीटा से दूर वाला ये क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और इससे ये दूर, इस थीटा से ये दूर, ये क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए E2 साइन थीटा नीचे है, सॉरी ऊपर है, E1 साइन थीटा नीचे है, इसका दिशा देखिए सभी लोग, ये E1 साइन थीटा क्या है, नीचे है,
E2 sin थीटा क्या है, ऊपर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक नीचे है तो एक ऊपर है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे से को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। आपका जो परिणामी निकलता है यही निकलता है, क्या परिणामी निकलता है, E इज इक्वल टू क्या निकलता है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, यही परिणामी निकलता है, यही परिणामी निकलता है आपका, यही परिणामी निकलता है, यही परिणामी निकलता है, क्या निकलता है, यही परिणामी निकलता है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही आपका क्या निकलता है, परिणामी निकलता है, ठीक है, बिल्कुल यही आपका परिणामी निकलता है, यही आपका परिणामी निकलता है। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसी को आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखिएगा सभी लोग, माइनस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मैं बिना लिखे भी आपको समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप बिना लिखे समझोगे तो क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में तो आएंगे, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू क्या है, E1 इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से E1 इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से E1 इज इक्वल टू है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q हो जाएगा, नीचे ये देखिए ये दूरी A से P की दूरी AP का होल स्क्वायर, ये पॉइंट आएगा। अब सर ये AP की दूरी कैसे निकालेंगे, आपने ये पढ़ा है बचपन में कि ऐसा कोई त्रिभुज होता है, अगर इसकी लंबाई R है, इसकी लंबाई D है, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करोगे। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। यहाँ पे लंब देखिए, लंब क्या है, आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण क्या है, कर्ण ये ना एपी, देखिए एपी कर्ण है, ये लंबा वाला कर्ण होता है, यानी एपी का स्क्वायर, ठीक है, एपी का स्क्वायर, यानी एपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बात समझ में आया, इसको अंडर रूट में कर सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको अंडर रूट में कर सकते हो सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है सभी को ना, कोई दिक्कत नहीं है सभी को ना। इसी तरह से जब आप बीपी ज्ञात करोगे, बीपी में भी आपका देखिए आधार का स्क्वायर, आधार क्या है यहाँ पे, डी स्क्वायर हो जाएगा, ये आधार है, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर दोनों करेंगे तो बीपी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ए पी इज इक्वल टू होगा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी पी इज इक्वल टू बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों सेम ही होंगे, दोनों सेम ही होंगे, क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे, ए पी बी पी दोनों सेम होंगे, क्या होंगे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे ज्ञात किया, हमने पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात किया, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो रट लेना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं इसकी लंबाई यहाँ पे रख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसकी भी लंबाई वही है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आइए तेजी से समझते हैं इसके बाद, आइए तेजी से समझते हैं इसके बाद। देखिए यहाँ पे E1 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन ए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए पी का वैल्यू मैंने जाना क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि अंडर रूट को वर्क करेंगे तो ये हो जाता है। अगर इसी तरह से प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आइए ज्ञात करते हैं।
E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP का स्क्वायर। सर ये BP का स्क्वायर क्यों करोगे, क्योंकि ये दूरी प्लस Q से यहाँ तक की दूरी BP का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये क्यों किए सर, ये इसकी भी तो दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर है, तो इसी का होल स्क्वायर करेंगे। फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है आपका? E2 और E1 दोनों सेम है। देखिए E2 और E1 सेम है। हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू क्या है आपका E इज इक्वल टू E है। क्या है ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यही वैल्यू है ना, यही वैल्यू है ना आपका। E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यही वैल्यू है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर आप लोगों को, कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या तो टेलीग्राम नंबर है, कॉल करके पूछ लेना मुझसे कि सर मुझे इस स्टेप में दिक्कत थी, मैं आपको समझा दूंगा। अब क्या करना है आपको, रटना है। क्या करना है, रटना है। जिसको समझ में आया कि E इज इक्वल टू क्या होता है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, उसको समझा दिया हूं मैं। जिनको नहीं समझ में आया वे यहां पर लिखेंगे क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 क्या है यहाँ पर आपका, ये E1 और E2 दोनों E के बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए E cos थीटा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2E cos थीटा, 2E cos थीटा। अब E के स्थान पर ये वैल्यू लिख देंगे। आइए लिखते हैं क्या होगा, देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। 2E के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर cos थीटा, ये cos थीटा वैल्यू आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना। अब हमें क्या करना है, E का ये वैल्यू आया, cos थीटा का वैल्यू इसमें से निकाल कर यहाँ पे रखना है। यहाँ पर देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण बटे आधार, आप लोग ये पढ़े होंगे ना, L बटे K लाल बटे कक्का। तो यहाँ से cos थीटा क्या होगा, आधार बटे कण, यही होता है। अब देखिए cos थीटा आधार क्या है यहाँ पे D है, तो D हो जाएगा। कण क्या है आपका, ये है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पे cos थीटा के स्थान पे मान रख देंगे। यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए E इज इक्वल टू क्या होगा, एक स्टेप और चलेगा यहाँ पे। देखिए क्या होगा E इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर cos थीटा, ये cos थीटा था ना, इस cos थीटा का वैल्यू हम रखेंगे D अपान D स्क्वायर अपान अंडर रूट। ठीक है, D अपान अंडर रूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये रखेंगे। ठीक है, R रखेंगे, ये रखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होने वाला है, पॉइंट को समझना सभी लोग। देखिए इस पॉइंट को हमने आगे बढ़ाया, देखिए 2QD, इसको एक साथ लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2D अपान, ये Q इंटू 2D है, अपान देखिए R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का ऊपर 3/2। ये सब पॉइंट नहीं समझ में आया ना कि R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर 3/2 कैसे हुआ, 3/2 कैसे हुआ, समझ में नहीं आया ना आप लोगों को। आप ये पढ़े हैं, मैं यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। आप ये पढ़े, अगर A की पावर 1/2 हो या अंडर रूट ए हो, इसके बाहर A हो, तो ये दोनों में क्या होता है,
ये क्या होता है, ए के पावर 3/2 होता है। कैसे होता है आपको मालूम है, ए पावर यम हो इंटू ए पावर यन हो तो ए पावर यम प्लस यन होता है। ये आपने पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं, आपने नहीं पढ़ा, परेशान नहीं होना है, रट लेना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। मैं रटा रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आगे ये चीज़ें कई बार आएंगी, याद हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। परेशान नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। एक चीज़ नहीं समझ में आने से उसे दूर नहीं जाना होता है, और समझना होता है, और समझना होता है। मैंने आपको बताना ए पावर यम प्लस ए पावर यन इज इक्वल टू क्या होता है, ए यम प्लस यन हो जाए। यहाँ पर देखिए क्या था, अगर आपके सामने, इसको हम रब कर देते हैं थोड़ा सा, आइए पॉइंट को फिर से समझते हैं। अगर आपके सामने कहीं पर ये दे दे कि ए के पावर 1 है और ए के पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर दोनों जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाते हैं, 3/2। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यही तो हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, दोनों जोड़ के 3/2 है। फिर वही कहानी, फिर वही पुरानी कहानी, अच्छी स्थिति वाला कि r जो होता है ये d से काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए d को 0 कर देंगे, d को 0 कर देंगे, d को क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2d अपान देखिए r स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखिए ये दो नीचे है, ये दो यहाँ पे, ये कट जाएंगे, ठीक है, ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे, ये आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो जब कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दे 2 से 2 कट जाएंगे, इस तरह से 2 से 2 कट जाएंगे, आपके कट जाते हैं। जब कट जाएंगे तो बचेगा ये 3 वाला इसके ऊपर आ जाएगा, q इंटू 2d अपान आर के क्यूब, ये हो जाएंगे। अब देखिए ध्यानपूर्वक सभी लोग, q इंटू 2d अपान आर के क्यूब। अब देखिए q इंटू 2d, इसे आप लोग क्या कहते थे, q आवेश इंटू उनके बीच की दूरी 2d इज इक्वल टू क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p होता है। तो ये क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ये फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला आपको प्रूव करना था। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर के क्यूब। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाया हूँ, मैं कोशिश किया हूँ चीज़ें आपको समझ में आई, नहीं समझ में आती तो याद कराने की कोशिश किया हूँ। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट मैंने कोशिश किया रट जाए कि E इज इक्वल टू E1 cos थीटा E प्लस E2 cos थीटा, ऐसा फिगर बना देना, यहाँ पे लिख देना, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं मालूम कि आपको आता है या नहीं आता। एग्जाम में लिखोगे तो नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आपको परेशान नहीं होना, अभी आपको कई बार पढ़ना है, अभी आपको कई बार पढ़ना, आपका स्टार्टिंग है, परेशान नहीं होना है, क्लासेज आगे देखना है, चीज़ें समझ में आएंगी, मैं ये गारंटी लेता हूँ। मैं ही इसी को साल भर में 4 से 5 बार पढ़ाऊँगा, आपको परेशान नहीं होना है। टेस्ट में आपको पढ़ाऊँगा, टेस्ट का सलूशन कराऊँगा, तब पढ़ाऊँगा, असाइनमेंट में पढ़ाऊँगा, आपको परेशान नहीं होना है। चीज़ें कई बार आएंगी सामने तो समझ में आ जाएगा, हाँ, लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, इसको एक बार और देखना है, यहाँ से एक बार और देखना है सभी को। मैंने एक एक पॉइंट को समझाया हूँ, यहाँ पे कौन से पॉइंट क्यों किया हूँ समझाया हूँ आपको, इसको एक बार और आपको सीन करना है, देखना है, ताकि रिवाइज हो जाए आप सभी का, ताकि रिवाइज हो जाए। कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, देखिए इसको हम रब करके लिख रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको हम रब करके लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए। देखिए आपने ये देखा था कि जो अच्छी स्थिति में क्या था, अच्छी स्थिति में देखा था, अच्छी में देखा था कि E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब होता है। और निरक्षीय स्थिति में E इज इक्वल टू आपने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब, ये देखा था आपने। यहाँ से क्या निकलता है कि अच्छी स्थिति, ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निरक्षीय स्थिति और अच्छी स्थिति का दुगुना, नहीं देखिए
सिद्ध कीजिए कि वैद्युत ध्रुवावुड़ अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति का दुगना होता है। तो दोनों आपको प्रूफ करना पड़ेगा, अच्छी और निरक्षी स्थिति दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा। कभी कभी एग्जामिनर कुछ खड़ूस टाइप के होते हैं, दोनों करके एक में पूछ लेते हैं, तो दोनों चीज़ें आपको तैयार रखनी है। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर नहीं समझ में आया, मैं 1-2 दिन के बाद मैं लेक्चर ले लूँगा, या फिर संडे सैटरडे को फिर से मैं समझा दूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा सा टफ है, एक बार में नहीं समझ में आती हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो दिक्कत आएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ चुकी हैं तो कुछ और पॉइंट्स है यहाँ पे देखिए। वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल है। एक पॉइंट और है, देखिए वैद्युत क्षेत्र ई यहाँ पर किसी आवेश पर निर्भर नहीं करता है, केवल वैद्युत द्विध्रुव पर निर्भर करता है। ये सभी चीज़ें आपको मैं सीट में लिखा हुआ हूँ, सीट को डाउनलोड करिएगा, एक बार सभी लोग पढ़िएगा, वहाँ पे मैं बहुत समझा कर लिखा हूँ, समझ में आएगा आप लोगों को। नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पर नहीं, टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर देना, सर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से आपको कॉल करके या फिर जैसे समझाना होगा समझाऊंगा, या फिर एक से लेक्चर और ले लूँगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, चीज़ें थोड़ी टफ है, समझ में नहीं आ रही है तो परेशान नहीं होना है, लेक्चर को नहीं छोड़ना है, धैर्य नहीं छोड़ना है, केवल पढ़ाई करना है, समझ में आएंगी। ठीक है, परेशान नहीं होना आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, और हाँ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कुलाम बैच में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है।